ओके प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और मैं सुमित आपसे रूबरू। तो आज आपको स्क्रीन पे एक लोगो दिख रहा होगा और इस लोगो का मतलब ये है कि हम अब यहाँ पे आरा में एक कोचिंग खुल रहा है, जल्द ही उद्घाटन होने वाला है। लास्ट जनवरी या 1 फरवरी में इसका उद्घाटन होगा, जिसका नाम रहेगा ब्राइट कोचिंग सेंटर जीएस स्पेशल। और ये केवल और केवल डील करेगा कोचिंग जीएस स्पेशल में। और यहाँ पे हर तरह से जीएस की तैयारी, चाहे जिस भी एग्ज़ाम में जीएस आता हो, चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो दरोगा का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, यानी ऑल कम्पिटिटिव टीचर का एग्ज़ाम हो, जिसमें भी जीएस आता है दोस्तों, उन सब चीज़ की तैयारी आपको बहुत बेहतर तरीके से अच्छे मैनेजमेंट के साथ आपको कराई जाएगी और न्यूनतम फीस के साथ हम आएंगे मार्केट में। और ये अनाउंसमेंट उस दिन होगा जिस दिन कोचिंग का उद्घाटन होगा, और पॉसिबल एज सून मतलब बहुत जल्द ही इसका उद्घाटन होगा। अभी मैं डेट रिवील करने में सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि अभी तैयारी में कुछ चीज़ें फंसी हुई हैं, तो अभी मैं डेट नहीं अनाउंस कर रहा हूँ। बट इतना मैं बता देता हूँ कि 1 मंथ एंड 1.5 मंथ, यानी 1 से 1.5 महीने के अंदर में कोचिंग का उद्घाटन होगा। और ये स्टेशन के आसपास जैन कॉलेज के एरिया की तरफ होगा ये कोचिंग। और इस कोचिंग में जितने भी जीएस के तमाम सेक्टर्स हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, इस सारी चीज़ों की तैयारी कराई जाएगी। और करेंट अफेयर्स भी हम लोग साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। तो इस क्रम में आपको ये इन्फॉर्मेशन भी आपको देना था। और आइए आज हम क्लास कर लेते हैं। तो आज हमने क्या जो पढ़ रहे थे अपन, उसको लेके आगे चलते हैं। तो यहाँ देख लीजिएगा, चैनल का नाम है ओनली फॉर जीएस बाय सुमित सर। और यहाँ पे नंबर दिया होगा, किसी भी तरह का इंक्वायरी आपको करना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए, हम फ्रांसीसी ख़त्म कर चुके हैं दोस्तों। अब फ्रांसीसी के आगे नवीन राज्यों का उदय हम देखेंगे। तो नवीन राज्यों के उदय में आप सबसे पहले देखेंगे बंगाल, इट इज़ अ प्रोमिनेंट, एंड अवध, हैदराबाद, सिख और मराठे। इतने जो थे प्रोमिनेंट, ऐसे तो बहुत सारे थे, लेकिन इतने जो थे एकदम से इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि स्वतंत्र राज्य के रूप में मुगल बादशाह के अलावा ये स्वतंत्र राज्य के रूप में काम करते थे। और कहीं ना कहीं मुगल बादशाह इस समय, जबकि मैं बात कर रहा हूँ, कमज़ोर हो चुका था। और उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो स्वतंत्र राज्यों को रोक पाता या अपने अधीन रख पाता। तो आइए इसकी कहानी देखेंगे कि बंगाल ऐसा एक सूबा था, ऐसा एक क्षेत्र था जहाँ पे स्वतंत्र राज्य हो गया। और स्वतंत्र राज्य कैसे हो गया? एक कहावत आपने सुना होगा दोस्तों, कि हम भारत को सोने की चिड़िया कहते थे उस ज़माने में जब अंग्रेज हमारे पे राज किया करते थे। ये सही बात थी, ये गलत बात बिल्कुल नहीं है। भारत सोने की चिड़िया थी और है भी हद तक। लेकिन पहले की जो कहानी है, तो अगर सोने की चिड़िया भारत थी तो सबसे ज़्यादा सोने का केंद्र कहीं था तो वो बंगाली क्षेत्र था। बंगाल और बिहार का क्षेत्र था, कोई और क्षेत्र नहीं था। लेकिन क्या कहा जाए, हमारे नासमझी और अंग्रेज़ों की बर्बरता ने हमें मजबूर कर दिया कि हमारे पास जो था वो हम खो चुके हैं, ये खो दिया हमने। अगर वो होता तो बात ही कुछ और होती। खैर, जो बीत गया सो बीत गया। आगे की राह पे चलते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं बंगाल के नवाब। तो बंगाल के नवाब के क्रम में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मैंने फ्लो चार्ट डाला है, इसको आइए थोड़ा सा हम अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बंगाल में कोई व्यक्ति आएगा तो मुर्शीद कुली खां होगा। और मुर्शीद कुली खां जो है, ये व्यक्ति बंगाल का नवाब बनता है। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे नीचे। पहले हम यहाँ फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो मुर्शीद कुली खां जो है पहला नवाब होगा। फिर दूसरे नंबर पे सुजाउद्दीन आएगा। सुजाउद्दीन जो उसका दामाद है, किसका? मुर्शीद कुली खां का दामाद सुजाउद्दीन है। फिर उसके बाद सुजाउद्दीन का पुत्र सरफराज तीसरे नंबर पे आएगा, जो 39 से 40 तक राज्य करेगा, मतलब नवाब की गद्दी पर बैठेगा। और चौथा है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां बैठेगा। तो अलीवर्दी खां बिहार का एक सूबेदार हुआ करता था, और जो 46 से 56 तक बंगाल का नवाब रहेगा। लेकिन इसका कोई पुत्र नहीं था, इसकी एक पुत्री थी अमीना बेगम। और अमीना बेगम जो है, इसका पुत्र सिराजुद्दौला फिर गद्दी पर बैठेगा। तो ये कुछ क्रम है। हम अभी इस वीडियो में सिराजुद्दौला तक की बात करेंगे, और अगली वीडियो में हम
सिराजुद्दौला की जो पलासी का युद्ध है और बक्सर का युद्ध है उसकी बातें करेंगे। तो पहले हम यहाँ तक देख लेंगे, हमें क्या क्या देखना है फिर से मैं रिकैप कर दूँ आपको। मुर्शीद कुली खां नंबर 1 पे हम बात करेंगे, फिर उसके बाद हम शुजाउद्दीन का बात करेंगे, फिर सरफराज का बात करेंगे, फिर अलीवर्दी खां का बात करेंगे और फिर सिराजुद्दौला का बात करेंगे। इतनी सारी बातें हम करेंगे, यानी इतने नवाबों को हम देखेंगे अभी। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे वो कर दिया है, मेंशन कर दिया है कि यहाँ पे देखिएगा ध्यान से आप। तो मुर्शीद कुली खां जो 13 से 27 तक रहता है, 13 से 27 तक, फिर उसके बाद शुजाउद्दीन रहता है, फिर उसके बाद सरफराज रहता है, फिर उसके बाद अलीवर्दी खां रहता है और फिर लास्ट में सिराजुद्दौला रहता है जो अमीना बेगम का पुत्र थे, अलीवर्दी खां का पौत्र था, मतलब बेटी का बेटा था। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी आई थिंक। तो ये क्रम आप जरूर याद रखना, मुर्शीद कुली खां, शुजाउद्दीन, सरफराज, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला। तो आइए हम यहाँ से आगे चलते हैं। चलिए अब आइए हम पढ़ते हैं मुर्शीद कुली खां को। तो मुर्शीद कुली खां की शुरुआत देखिए कैसे होती है दोस्तों। मुर्शीद कुली खां 1713 से 1727 तक बंगाल का नवाब रहता है। औरंगजेब के समय में बंगाल का दीवान और फौजदार बना था। मतलब जब औरंगजेब मुगल बादशाह हुआ करता था तो उस समय ये बंगाल का दीवान था और दीवान के साथ साथ फौजदार भी बना हुआ करता। दीवान एक पद होता है दोस्तों, दीवान एक पद होता है जो मिलता है, जो बादशाह होते हैं वो किसी क्षेत्र या सूबा का हेड दीवान को बना के भेज देते थे। यानी तो ये जो औरंगजेब था वो तो बैठता था गद्दी पर दिल्ली में, और ये बंगाल के क्षेत्र में इसको बना के भेज दिया था दीवान। यानी वहाँ का हेड यानी दीवानी मामला कौन देखता था? वो देखता था मुर्शीद कुली खां। बात क्लियर हो गई होगी। सन 1717 में बंगाल का स्वतंत्र शासक बना। ये सन 1717 में बंगाल का स्वतंत्र शासक बनता है। लेकिन यहाँ पे एक ग्लिच है, यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक पॉइंट है कि उसका वास्तविक शासन 1700 ईस्वी से ही था, उसे दीवान बनाया गया था। मतलब यहाँ बात कहने का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य है कि जब 1700 ईस्वी में ये बंगाल का दीवान बना था, उसी समय से ये अपना मनमानी या अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुका था। यह नाम मात्र को घोषित किया गया 1717 में कि ये स्वतंत्र शासक बना। ये 1717 में औपचारिक घोषणा थी, लेकिन कंट्रोल ये 1700 से ही कर रहा था। मतलब पिछले 17 सालों से ये बंगाल को कंट्रोल कर रहा था। और इस बात का पता शायद औरंगजेब को नहीं थी, लेकिन 1717 आते आते इसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया कि अब मैं मुगल बादशाह, औरंगजेब या कोई भी मुगल बादशाह वहाँ पे है, उसके अधीन नहीं हूँ। इस बात का यही मतलब है। देखिए दोस्तों, आप बात यहाँ पे है ना कि आप जब कहानी को समझ जाओगे ना तो आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं। लेकिन अगर कहानी नहीं समझोगे ना तो लाख रट लो, हिस्ट्री नहीं आएगी पल्ले, पढ़ने वाली नहीं है। हिस्ट्री में थोड़ा सा कहानी को समझना ही पड़ेगा, मैथ नहीं है दोस्त। जोड़ घटा, जोड़ नहीं तो गुना, गुना नहीं तो भाग, भाग नहीं तो घटाओ। कुछ तो करोगे तो कुछ ना तो आएगा ही। 4 ऑप्शन है तो कुछ ना कुछ तो लगा ही लोगे। यहाँ पे वैसा मैटर नहीं है। अगर कहानी समझ में आ गया तो बस 1 सेकंड का गेम है, अगर नहीं आया तो रात भर लेके क्वेश्चन बैठे रहो, फर्क नहीं पड़ता। डिपेंड आप पे करता है कि आप 10 मिनट देके कहानी समझ लोगे या बारी बारी से वीडियो स्क्रॉल करके देखते रहोगे। डिपेंड्स ऑन यू व्हाट हैपन टू डू। एग्ज़ाम क्रैक करने का एक ही रास्ता है कि कोई सीधा रास्ता नहीं है। आपको परिश्रम तो करना ही पड़ेगा और आपको एक बार चीज़ें अच्छी से पढ़नी ही पड़ेंगी। हाँ, शॉर्ट टर्म में खुशियाँ चाहिए तो आपको मज़ा आएगा। कोई ऐसे आप छोटा छोटा देखते जाओ, क्वेश्चन लगाते जाओ, लेकिन कहानी आप नहीं समझोगे तो मज़ा नहीं आने वाला। तो इसलिए कहानी पर ध्यान दो। तो देखो, मैंने बताया आपको यहाँ पे कि औरंगजेब जब मुगल बादशाह था तब इसको 1700 ईस्वी में इसने बंगाल का उसको नवाब बनाया कि भाई तुम बंगाल संभालोगे और बंगाल में काम करोगे। लेकिन हुआ क्या मैटर कि ये बंगाल में काम करने तो गया एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुगल बादशाह, बट ये धीरे धीरे अपने अनुसार
अपने हिसाब से बंगाल को कंट्रोल कर रहा था और 1717 आते आते इसने अपने आप को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट देखते हैं। इसने बंगाल की राजधानी को ढाका से, अब ढाका आप बताएंगे कहाँ है दोस्तों? ढाका वही ढाका है जिस ढाका को आप जानते हैं बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। ये वही ढाका है जब आज की जो बांग्लादेश की राजधानी है। तो आप कहेंगे सर जी बांग्लादेश अब कहाँ चले गए? बिल्कुल, उस समय का बंगाल में आपको या ना ध्यान हो तो मैं ध्यान दिला दूं कि उस समय का जो बंगाल था दोस्तों, उसमें कौन कौन से प्रांत आते थे। तो आप देख लो, नोट कर लो। एक बिहार है, एक उड़ीसा है, एक उड़ीसा है, बांग्लादेश है। अच्छा, वैसे मैं देखूं तो आज का झारखंड भी हो जाएगा। ये सारे क्षेत्र जो थे एक ही क्षेत्र मिलके सब बंगाल कहलाते थे और इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर हम एक ही बार बोलते थे बंगाल प्रांत या बंगाल का सूबा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इसमें बांग्लादेश भी आ रहा है दोस्तों, तो ढाका भी तो आएगा ना। तो उसी तरह से बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी, लेकिन बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी और वही ढाका राजधानी हुआ करती थी। और इस ढाका से राजधानी को मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करने वाला कोई दूसरा नहीं, ये मुर्शीद कुली खां ही है। तो आप याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि आप बताइए कि ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित करने वाला कौन सा बंगाल का नवाब था? तो आपको ध्यान रखना होगा मुर्शीद कुली खां। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। मुर्शीद कुली खां बंगाल में खालसा भूमि तथा इजारा व्यवस्था को लागू किया, या छूट गया लग रहा है, इजारा व्यवस्था को लागू किया है। ठीक है, मुर्शीद कुली खां जो है इजारा, खालसा और इजारा आप नहीं समझ पा रहे होंगे, बट मैं क्लियर कर दूं कि इजारा और खालसा क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, इजारा भूमि के बारे में हम बात कर रहे हैं। इजारा भूमि जो होता है, इजारा व्यवस्था और खालसा भूमि। खालसा भूमि दोस्तों ये वो भूमि है जो किसी को दिया जाता था किसी बात के लिए, मतलब खुश होने पे। नजराना समझते हो? नजराना मतलब कोई आया हमसे मिला तो तोहफे के रूप में जो हमने देते हैं कि भाई लो ये तोहफा है तुम्हारे लिए, हम रखे हैं। तो राजा महाराजा से मिलने के लिए पहले अपॉइंटमेंट हुआ करते थे। आज भी आपको मोदी जी से मिलना तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। वैसे ही राजा से मिलना हो तो पहले सूचना देनी पड़ती थी ना। राजा तो ऐसे नहीं मिल लेगा, नवाब है भाई, वो नवाब ऐसे थोड़ी मिल लेगा आपसे, आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़े। तो जो नवाब से मिलने के लिए जाहिर करता था, बड़े बड़े लोग या कोई आता था, दूसरे सूबा के लोग आते थे, तो ये क्या होता था कि ये भूमि रखते थे, मतलब दान में दे देते थे कि भाई इस क्षेत्र का भूमि जो है आप करिए, आप रखिए। तो इस तरह की व्यवस्था थी। मतलब यहाँ पे नीचे देखो, मैंने थोड़ा सा क्लिसिफाई किया है, ठेके पर भू राजस्व वसूल करने की व्यवस्था थी। मतलब दे दिया कि भाई खालसा भूमि ले लो, आप ये भूमि ले लो और ये इस भूमि पे जो भी आप कमीनी हमको देना, हमको इससे मतलब नहीं है कि आप कैसे क्या करोगे, आप बस ले लो, अब बस मेरे को क्या देना, कर दे देना, पहुंचा देना। मेरे को इस बात से मतलब नहीं कि आप क्या करोगे, कैसे इस क्षेत्र में अपना कर उगाही करोगे, इससे डिपेंड्स ऑन यू, मुझे बस कर से मतलब है। तो ये होता था एक तरह से सिस्टम। तो इसे हम खालसा भूमि नाम दिया करते थे या इजारा व्यवस्था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। मुर्शीद कुली खां गरीब खेतीहर का कष्ट दूर करने और उसमें समय पर भू राजस्व देने में सामर्थ्यवान बनाने के लिए तकावी ऋण। अब देखिए मुर्शीद कुली खां एक अच्छा काम भी यहाँ कर रहा है कि उसने गरीब जो लोग हैं, जो भूमि को, जो कर को, भू राजस्व को देने में दिक्कत हो रहा है या नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको उसने कहा कि भाई आप अगर नहीं दे पा रहे हो तो आप हमसे तकावी ऋण ले लो। पहले ही ऋण प्रदान कर देता था। मतलब बात वही हो गई ना कि भाई अगर तुम पैसा नहीं दे पा रहे हो तो हम ही से कर्जा ले लो और हम ही को दे दो, है समझ रहे हो? मतलब और फिर क्या करेंगे कि जब आपका ऋण होगा, मतलब जब आपका उपज होगा, उसमें से हम उसी पर हम भी उसको भी हम ही रख लेंगे। मतलब ऋण भी हम ही दिए और तुम्हारा फसल भी हम ही रख लिए, सब कुछ तो मेरा ही हो गया ना। अंतिम में उसका क्या हुआ? और नहीं तो कर के तले, बोझ के तले वो दब भी रहा है।
तो ये समझ के मैटर आप, ऐसे कुछ हो रहा है। मतलब मुर्शीद कुली खान ने गरीब खेतिहरों को कष्ट दूर करने के लिए उसने समय पर भू राजस्व देने में समर्थ बनाने के लिए, मतलब समय पर भूमि का राजस्व दे इसके लिए उसने तकाबी ऋण पहले प्रदान करना शुरू कर दिया। मतलब फसल होने से पहले भी तकाबी ऋण दे दिया और वही ऋण से भू राजस्व चुकवा दिया और फिर वो बेचारा कर्जा में है ना। तो ये मैटर कुछ हुआ था। मुर्शीद कुली खान ने ऐसा एक प्रोसेस चालू किया था। आगे आगे चलते हैं। मुर्शीद कुली खां का कहानी समाप्त हो गया। अब मुर्शीद कुली के बाद बैठा सुजाउद्दीन। 1727 से 1739 तक गद्दी पर ये बैठता है। और देखिए ये क्या करता है, तो ये खास ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन इसको भी थोड़ा देख लेते हैं हम। तो यह मुर्शीद कुली खां का दामाद था, जैसा कि आपको पहले ही मैंने बताया कि मुर्शीद कुली खां का दामाद हुआ करता था। इसने अलीवर्दी खां को बिहार की नायब सूबेदार, यहीं से मामला देखिए ट्विस्ट लेगा, इसने अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बनाया। अब देखिए यहीं से मामला ट्विस्ट लिया कि अलीवर्दी खां को पिक्चर में लाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, सुजाउद्दीन है। और सुजाउद्दीन ही अलीवर्दी खां को इस बिहार रीजन में लाके स्टेबल किया है और बिहार का जो है क्या बनाया है, नायब सूबेदार बनाया है। तो आप ध्यान देना, पूछता है कि बताइए अलीवर्दी खां कहाँ से बिलोंग करता था और कहाँ का था। तो आप जानते हो ना, एक बिहारी 100 पे भारी। बात बिल्कुल सही है भाई। अब जब ये आएगा तो मामला पूरा पलट के रख देगा। तो ये मामला था। तो जैसे ही इसने गद्दी पर बैठा, अलीवर्दी खां बिहार का नायब सूबेदार था, तो ये बिहार का नायब सूबेदार था और ये गद्दी पर बैठता है। और फिर इसके बाद 1727 में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो गई। 1727 में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद ये जो है, मृत्यु के बाद इसके बाद सुजाउद्दीन ने 39 तक शासक बना। अब इसके बाद मुर्शीद कुली खां की मृत्यु 27 में हो जाए, 27 में सुजाउद्दीन बन जाता है। 39 तक नायब राजस्वी, जैसा कि मैंने यहाँ पे डाला है, सुजाउद्दीन 1727 से 1739 तक रहा है, बंगाल का नवाब रहा है। 27 में मुर्शीद कुली खां मर जाता है। तो यहाँ से अब देखिए, यहाँ से एक और बात है, यहाँ सब समझने वाली बात क्या है कि सुजाउद्दीन का बेटा सरफराज बंगाल का अगला नवाब बनेगा। अब सुजाउद्दीन का बेटा 1739 में जब सुजाउद्दीन का डेथ होगा तो सरफराज एक व्यक्ति है, ये बनता है कहाँ का नया बंगाल का अगला नवाब बनता है। तो सरफराज का कार्यकाल हम देख लेते हैं दोस्तों। तो सरफराज देखिए क्या करता है। सरफराज 39 से 40 तक ये रहता है, बंगाल का नवाब रहता है। इसने आलम उदौला हैदर जंग की उपाधि धारण की थी। इसने आलम उदौला हैदर जंग की उपाधि धारण की थी। एक कोई बात नहीं थी, बस एक उपाधि था जिसने ये धारण किया था। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है घुमा के कि आलम उदौला हैदर जंग की उपाधि किसने धारण की थी, तो सरफराज खां है ये, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अलीवर्दी खां ने गिरिया नामक स्थान पर सरफराज खां की हत्या कर दी। अब अलीवर्दी खां सरफराज से खफा था। देखो यहाँ पे मामला क्या हुआ, यहाँ से मामला देखो, ये ठीक था। यहाँ देखो, यहाँ पे मामला था कि मुर्शीद कुली का दामाद जो था, ये मुर्शीद कुली का दामाद जो है सुजाउद्दीन ने ही अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बनाया है। लेकिन ये अलीवर्दी खां सुजाउद्दीन को तो समझ रहा था कि सुजाउद्दीन एक योग्य व्यक्ति था और ठीक ठाक था, लेकिन सुजाउद्दीन के बाद वो सरफराज से उतना प्रभावित नहीं था। सरफराज को वो नहीं होती अलीवर्दी खां को कि ये कैसे गद्दी पर बैठ जाएगा क्योंकि मैं इससे ज़्यादा योग्य हूँ। तभी सुजाउद्दीन ने अलीवर्दी खां ने इसको मारने का निर्णय लेता है और अलीवर्दी खां ने इसे जो है मार देता है। अलीवर्दी खां इसे मार देता है। अलीवर्दी खां ने गिरिया नामक स्थान पर सरफराज खां की हत्या कर दी और उस समय दिल्ली का मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था, यानी मोहम्मद शाह था। अब अलीवर्दी खां को देखते हैं, अलीवर्दी खां क्या करता है। आइए अलीवर्दी खां को देखते हैं हम। अलीवर्दी खां 1740 से 1756 तक रहता है। 1740 में अलीवर्दी खां का बंगाल का नवाब बना। 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर पद को अस्थायी किया। अब ये जानता था इस बात को दोस्तों कि अगर हम मुगल सम्राट को नाराज करेंगे तो हमें परेशानी हो सकती है, इसलिए इसने पहले ही आते ही गद्दी पर बैठते ही 2 करोड़ रुपए नजराना के रूप में किसे भेज दिया,
मुग़ल बादशाह को भेज दिया। और मुग़ल बादशाह इस बात से खुश हो गए कि चलो हमें पैसे तो आ रहे हैं ना, क्योंकि मुग़ल बादशाह इतने ताकतवर अब नहीं थे कि वो किसी भी तरीके से किसी भी स्वतंत्र हुए राज्यों से लड़ सकते या अपने अधीन कर सकते, क्योंकि उनमें उतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि उनको अंग्रेज़ों ने परेशान कर चुका था और इधर स्वतंत्र सारे राज्य स्वतंत्र हो रहे थे। तो 1740 में अलीवर्दी खान ने बंगाल का नायब सूबेदार बना और इसने मुग़ल सम्राट को 2 करोड़ रुपए हमेशा भेजते चले गए। बंगाल का नवाब बन गया। इसने सन 1740 ईस्वी में घेरिया के युद्ध में सरफराज को पराजित कर दिया। अब देखिए घेरिया 1740 में सरफराज को इसने निपटा दिया। सरफराज को इसने निपटा दिया और कहानी यहीं से ख़त्म हो गई और सर्वे सर्वा अलीवर्दी खां पूरा कंट्रोल ले लिया। अब कंट्रोल लेने के बाद अलीवर्दी खां एक बहुत ही कुशल और बहुत ही बढ़िया प्रशासक हुआ करता था और इसके पास बहुत असीमित क्षमता थी। और इसने अपने पौत्र यानी सिराजुद्दौला को समझाते हुए एक बात कही थी कि देखो, अगर तुम्हें इन अंग्रेज़ों के साथ डील करना है या अंग्रेज़ों के साथ शासन चलाना है तो कुछ बातें तुम्हें सीखनी पड़ेंगी, जो तुम ये सीख लो। तो उसने क्या बताया इस क्रम में, उसने कहा कि अंग्रेज़ों की तुलना जो है ना वो मधुमक्खियों से किया। इसने अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खियों से किया और एक बात कही कि यदि उन्हें छेड़ोगे यदि उन्हें छेड़ोगे तो तुम्हें काट काट कर मार डालेंगी। अगर तुम्हें छेड़ोगे, मतलब अंग्रेजों को बोल रहा है कि यदि इनको तुम छेड़ोगे तो काट काट कर मार डालेंगी, अगर तुम्हें इन्हें नहीं छेड़ोगे तो ये तुम्हें शहद देंगी। ये मधुमक्खी से इसलिए इसने कंपेयर किया था कि ये अंग्रेज इस तरह की प्रवृत्ति के हैं। और बात भी कहीं ना कहीं सही है कि अंग्रेज जिस क्षेत्र में काम कर रहे थे, अगर इनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो ये फायदा पहुंचाते थे, और अगर इन्हें कोई डिस्टर्ब करता था तो ये क्या करते थे, डिस्टर्ब करता था तो ये उनको मारते भी थे और उनको ख़त्म कर देते थे। तो ये बात उसने सिराजुद्दौला को समझाते हुए कहा कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो शहद देंगी और यदि उन्हें छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं सिराजुद्दौला। तो देखिए दोस्तों, सिराजुद्दौला जो है 1756 से 1757 तक गद्दी पर रहता है और इसने अपने रिजीम में, मतलब देखिए इस बंदे को मैं क्या कहूँ, ये एक्चुअली में अगर कोई शासक होता है तो इस तरह का होना चाहिए कि 1 साल तक ही रहा लेकिन अंग्रेज़ों को पानी पिला के रख दिया था। मैं बताऊंगा इस स्लाइड में तो उतना नहीं, अगले स्लाइड में बहुत मज़ेदार कहानी लेके आऊँगा। अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला उसका उत्तराधिकारी बना। सिराजुद्दौला के राजगद्दी पर बैठते ही 3 प्रमुख शत्रु थे। देखिए राजगद्दी पर जब बैठा था तो 3 प्रमुख शत्रु थे। पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, उसकी मौसी घसीटी बेगम और अंग्रेज़ तो थे ही थे। तो 3 इसके दुश्मन थे, मतलब एक तरह से प्रोमिनेंट दुश्मन थे, शत्रु थे। और इन तीनों को कैसे निपटाएगा, तो आइए आगे देख लेते हैं। 1756 में सिराजुद्दौला ने पूर्णिया के शौकत जंग के दमन हेतु अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध में पराजित किया। यानी याद रखिएगा ये बात, मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को मतलब पराजित किया है। और शौकत जंग कौन है, पूर्णिया का वो था, पूर्णिया का नायाब था, मतलब नायाब सूबेदार था पूर्णिया का। यही अपना बिहार वाला पूर्णिया क्षेत्र में कहीं रहा होगा। अच्छा, 1756 ईस्वी में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ जाने के कारण अंग्रेज और फ्रांसीसी अपने गोदाम को दुर्गीकृत करना प्रारंभ कर दिए और अंग्रेजों ने कोलकाता और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर के किले को किलेबंदी करना प्रारंभ कर दी। नवाब के मना करने पर भी फ्रांसीसी मान गए, किंतु अंग्रेज नहीं माने। मतलब क्या हुआ कि अंग्रेज जो थे वो किलाबंदी शुरू कर रहे हैं, मतलब फ्रांसीसी भी कर रहे हैं, अंग्रेज भी कर रहे हैं। अंग्रेज कोलकाता और फ्रांसीसी चंद्रनगर के। लेकिन जब नवाब ने बोला, यानी सिराजुद्दौला ने मना किया कि आप ऐसा नहीं करो, ये सही नहीं कर रहे हो आप, तो फ्रांसीसी तो रुक गए, इस काम को बंद कर दिया। लेकिन अंग्रेज बोले नहीं, ऐसा क्या है, हम करेंगे, ये कौन है बोलने वाला। मतलब वो समझते थे कि जैसे
मुगल बादशाह है, अब ताकत नहीं है, उनके जोर नहीं है, वो लड़ नहीं पाएंगे, तो हम ये नवाब जो है, बंगाल का नवाब की क्या औकात है। तब इसने कहा कि अब लगता है कि औकात दिखाना पड़ेगा। तो इसने औकात दिखाया और 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर आक्रमण कर उससे अपने अधीन कर लिया। मतलब कासिम बाजार अंग्रेजों के अधीन था और उसने छीन लिया। और 15 जून को कोलकाता पर आक्रमण, 5 दिन के घेरे के बाद 20 जून 1756 को नवाब ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। यकीन मानो दोस्तों, ये मंजर ऐसा था कि अंग्रेज फुल्टा आइलैंड पे भाग के खड़े हुए। मतलब बंगाल को छोड़ के, कलकत्ता शहर और बंगाल को छोड़ के इन्हों द्वीप पर जाकर शरण लेना पड़ा। सिराजुद्दौला ने इतना नाको चने चबवा दिया इनको कि भाग खड़े हुए थे। लेकिन अगर मैं कल बताऊंगा कहानी में कि अगर एक गद्दार इसका सेनापति मीर जाफर ना होता तो आज हम 200 साल के लिए गुलाम ना होते। लेकिन ये मीर जाफर की कहानी मैं कल आपको बताऊंगा, तब आपको मजा आएगा कि मीर जाफर ने कितना बड़ा षड्यंत्र कर दिया, चंद पैसों और चंद गद्दी के लालच में आकर, सत्ता के लालच में आकर। नहीं तो आज अगर सिराजुद्दौला का साथ पूरा कौम दिया होता या पूरी तरह से लड़ा होता तो अंग्रेज वहीं से ख़त्म ही हो जाते, क्योंकि इतना ताकतवर तरीके से लड़ा था सिराजुद्दौला ने। कल हम बात करेंगे इसी वीडियो में, मतलब अगली वीडियो में सॉरी, कि नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ब्लैक होल की घटना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आप लोग को अच्छा लगे तो जो है आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए। और फिर से हम आपको याद दिला दें कि स्टेशन रोड आरा जैन कॉलेज के आसपास में एक कोचिंग खुल रहा है जिसका नाम रहेगा, आपको इस पे दिखा देता हूँ फिर से मैं छोटा करके, ब्राइट कोचिंग सेंटर, आरा स्टेशन रोड, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओनली फॉर जीएस बाय सुमित सर। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद आज के लिए। आज की कहानी इतनी ही थी। कल हम वीडियो भी करेंगे साथ में और क्वेश्चंस भी कुछ लगाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।